क्वेश्चन था, कोई बता सकता है जी मुझे? ये जो मैंने क्वेश्चन किया, पुट किया, ये कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी आवाज़ नहीं आई। कंपाउंड क्वेश्चन, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। कंपाउंड क्वेश्चन था। वकील ने ऑब्जेक्शन क्या करना है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि ये कंपाउंड क्वेश्चन। अब देखें, एक सवाल जिसमें दो चीज़ें पूछी गई हों, अब एक का जवाब हो सकता है, दूसरी का वो नहीं हो सकता। उस पर आपने फ़ौरन, क्लाइंट को नहीं पता, आपने ऑब्जेक्शन करना है जी कि ये कंपाउंड क्वेश्चन है, नहीं पूछ सकते। अब वो कोर्ट कहेगी क्यों नहीं पूछ सकते, तो आप बताएंगे कि ये कंपाउंड क्वेश्चन है। कंपाउंड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है, पहले मैंने बताया इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन, यहाँ पे बताता हूँ कंपाउंड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिस ऐसा सवाल जिसके अंदर एक से ज़ायद सवालात मौजूद हों, ऐसे सवाल को कंपाउंड क्वेश्चन कहते हैं। कंपाउंड क्वेश्चन जरा में राइट हो। देखें, जरा में भी कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। बदकिस्मती से यकीन करें कि इतने अरसे की प्रैक्टिस में किसी कोर्ट में जरा के दौरान लगे रहते हैं हम लोग, मैंने कभी किसी वकील को इस तरह ऑब्जेक्शन करते नहीं देखा। यकीन करें, कितनी तकलीफ़ की बात होगी कि कितने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अब क्यों नहीं करते देखा कि पता ही नहीं होता। अब एक फ़ियर होता है, हम यंगस्टर में फ़ियर होता है, दूसरी साइड पे सीनियर हैं। सर सवालात अगर आप नोट कर लें, मैं वो उस पर हट जाऊँगा सर। नहीं, अच्छी बात है। मैं अपनी एक्सपीरियंस वेरी करता है। हो सकता है आपने वेरी फर्स्ट केस में ही कोई अच्छे लॉयर्स को देखा हो और वहाँ पे हो, लेकिन बदकिस्मती इन जनरल मैं अभी, क्योंकि हम सारे यंगस्टर, मेरे समेत मैं कह देता हूँ, हम सारे यंगस्टर हैं और यहाँ पे हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे नौजवान दोस्तों को इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। याद रखें, हम लोग किस रेफरेंस से जाते हैं। हम कहते हैं यार दूसरी साइड से बड़ा सीनियर आदमी है। अब एक फ़ियर होता है कि मैं कोई बोलूं तो ये ना हो चवल लग जाए, वो कहेंगे यार इससे तो लॉ का ही नहीं पता। देखें, हमें ये समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोलें, लेकिन वहाँ पे बोलने के लिए आपके बैक एंड पे कोई रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। जैसे वो सीनियर बंदा ना, मैंने देखा है यहाँ पे सीनियर्स ना दबाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इसे कुछ नहीं पता। वो उस वक्त फ़ायदा उठा के, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन अमूमन जजेस के सामने नहीं हो रही होती, और समटाइम जजेस भी उन सीनियर से इतने नए होते हैं, उन्हें पता होता है ये गले पड़ जाएगा, उससे कोई नहीं पूछता। यहाँ पे उस क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो ऑब्जेक्शन रेज़ करना है कि कंपाउंड क्वेश्चन क्या होते हैं। मैंने लड़ते देखा है वकला को, और जब बात निकलती है तो कोई रीज़न नहीं होती, खाम नहीं जी ये सवाल गलत किया है, ऐसे नहीं। हमें देखें, जो जज है, हमारी ऑडियंस, हमारी जो जितनी ऑडियंस है ना सारी, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, साइलीन हैं। जिसने आज नहीं आया वो कल आएगा, जो कल नहीं आया परसों आएगा। याद रखें, जब आप अपने कितने केसेस में ये हुआ, जब के कोर्ट में केसेस किए तो कोर्ट स्टाफ ने केसेस भेजे, जजेस ने केसेस भेजे। उन्हें पता होता है कि ये क्लाइंट अपनी वफा करके आया है, अपने इसके साथ मेहनत करके आया है। इसी तरह आपकी वहाँ पे कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, मुखालिफ। हम समझते हैं कि हमारा कंपेटिटर सिर्फ ये वकील साहब हैं, ऐसे नहीं होता। हमारे कंपेटिटर वो सारे पीछे जो बैठे हैं, जो साइड्स पे जजेस के बैठे हैं, वो दी बेस्ट कंपेटिटर वो हैं। वो जब आप उनको सेटिस्फाइड कर लेते हैं ना, देखें वकालत स्टेज प्ले है, और क्रिमिनल वकालत तो है स्टेज प्ले, जहाँ पे फौरी तौर पे आपको किसी भी चीज़ का रिवार्ड मिलना होता है। मैं वापस आता हूँ ऑब्जेक्शंस पे। आप क्रॉस एग्जामिनेशन पे क्या क्या ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, अच्छा, एक तो हो गया सबसे पहले कि कंपाउंड क्वेश्चन नहीं हो सकता। दूसरा, इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इररेलेवेंट ये है कि, अच्छा ये याद रखें, हम क्या करते हैं कि हम जरा के लिए जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने इससे पूछना क्या है। वो पता क्यों नहीं होता, उसकी रीज़न ये होती है कि सपोज़ एक विटनेस आ गया कि जो सिर्फ पेमेंट देने का गवाह है, जो पार्ट पेमेंट देने का गवाह है, कि यानी उसने 50 लाख का एग्रीमेंट था जिसमें से 2 लाख सिर्फ उसके सामने पे किया गया, वो उसका गवाह है। वो आएगा, वो उसने स्टेटमेंट देनी है जी कि मैं फ़लाँ जगह मौजूद था, फ़लाँ जगह मौजूदगी में ये कंसिडरेशन हुई, उस जगह पे 50 मेरे सामने 2 लाख रुपया दिया गया। अब हम क्या शुरू करेंगे ज़रा, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसकी एविडेंस क्या है, फिर हम उस पर सवालात शुरू कर देंगे। अच्छा ये बताएं, जब पहला एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त आप मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे जब बातें शुरू होगी ना, वहाँ पे आप ये करेंगे, उस पहले एग्रीमेंट में क्या हुआ था, यानी इस तरह का कोई सवाल करेंगे।
जैसे ये बात होगी ना तो आपका दूसरा साहब हो गया इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट क्योंकि ये इसकी स्टेटमेंट में ये उस चीज़ का गवाह ही नहीं है, तो ये कैसे दे सकता है इररेलेवेंट। जैसे कि आप देखते हैं क्रिमिनल केसेस में इररेलेवेंट कैसे हो सकता है, वो ये हो सकता है कि एक गवाह आया रिकवरी का, उसने सपोज 30 बोर का पिस्टल किसी एक मुलज़म की हद तक वो रिकवर किया। अब बाकी रिकवरी सारी अलग हैं, आई विटनेसेस अलग हैं, बाकी सारे मामलात अलग हैं। अब हमें क्योंकि पता ही कोई नहीं, हम 161 की स्टेटमेंट में जो कह रहा हूँ ना, आपने देखनी है FIR देखनी है, उसके बाद 161 की स्टेटमेंट किसकी देखनी है, उस विटनेस की देखनी है जिस पे आप क्रॉस एग्जामिन करने जा रहे हैं, उसकी 161 की स्टेटमेंट देखें। वो जैसे आप देखेंगे उसके बाद देखेंगे इन चीफ। याद रखें, हम थोड़ी सी तवज्जो देने से ना क्लाइंट्स का फ़ायदा हो जाता है। कभी भी इन चीफ अपनी गैर मौजूदगी में ना होने दें। गैर मौजूदगी में ये होता है कि वो क्लाइंट्स फ़ायदा ले लेते हैं, दूसरे वकला रीडर को क्या है कि खुद लिखाना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारे मामलात होते हैं। आप अपनी मौजूदगी में कराएं और कंपैरिजन करें। कंपैरिजन ये करें कि आप यूँ देखेंगे कि क्रिमिनल केस में आपको पता होता है कि कौन सा गवाह आ रहा है, सिविल केस में समटाइम्स आपको नहीं पता होता। सिविल केस में लिस्ट ऑफ विटनेसेस सिर्फ उन गवाहान की दी जाती है जो गवाहान तलबीदा होते हैं। याद रखें, हर गवाह का लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो आपके प्राइवेट विटनेसेस हैं उनके लिए लिस्ट ऑफ विटनेसेस का देना ज़रूरी नहीं होता। वहाँ पे जो तलबीदा गवाह हैं, जो सरकारी गवाह हैं, या वो गवाह जिन्हें आप नहीं बुला सकते, उन गवाह को एज ए कोर्ट विटनेस तलब करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो लिस्ट आपने देनी है। उसके अलावा सिविल केसेस में कोई भी विटनेसेस वो ला सकते हैं। वो जब विटनेसेस, ये इसमें डेवलपमेंट आई है कि कोई भी विटनेस अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ले के आ रहे हैं तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करके उस पर क्रॉस एग्जामिन करे। कोई भी विटनेस अगर आ जाता है तो उसको वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें पहले। लेकिन क्रिमिनल केस में क्या होता है, अब सिविल केसेस में 2, 3, 4 विटनेसेस से काम चल जाता है। वो यानी एग्रीमेंट है तो उसको प्रूव करेंगे 2 विटनेसेस चाहिए होंगे या कोई और। अदरवाइज़ एक विटनेस भी क्वालिटी एविडेंस देता है तो उस पर केस डिग्री हो सकता है। आपका केस यानी डिग्री आप करवा भी सकते हैं और ख़ारिज भी करवा सकते हैं। सिमिलरली अब अदर साइड पे आप क्रिमिनल साइड पे जाते हैं तो क्रिमिनल साइड पे सेट होता है, आपको चालान में पूरी लिस्ट दे दी जाती है। क्रिमिनल साइड में आप अपने चालान में जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी जाती है उससे बाहर विटनेसेस को नहीं बुला सकते, वो आपको पता होता है। अब उसका तरीका क्या होता है कि आपने 161 की स्टेटमेंट लेनी है, उनकी 161 की स्टेटमेंट को इन चीफ के साथ जो उन्होंने इन चीफ कराया उसमें देखना है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किस हद तक गवाह है। याद रखें, एक बयान जो उसने 161 में दिया, लेकिन वो बयान उसने इन चीफ में नहीं दिया तो उसे टच ही ना करें। उसे आप टच करेंगे तो मे बी वो उसको एक्सप्लेन कर दे जो आपके फ़ायदे में हो, उसे आपने छोड़ दें। मैंने अर्ज़ की कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या नहीं पूछना। पूछना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पूछना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बस वो उसे निकाल देंगे, ऐसी कोई बात उसने की ही नहीं। सिमिलरली क्योंकि आप उसने वहाँ पे बात नहीं 161 में की और इन चीफ में आके वो बात नहीं कर सका, आप उस पर जब कोई सवाल कर देंगे उसका आपको नुकसान क्या होगा कि वो हो सकता है उसका जवाब एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, इसमें एक बात तो ये आ गई, इसमें इसके साथ जुड़ी बात है, उसने 161 में एक बात नहीं की, उसने अपने दावे में एक बात नहीं की, उसने अपने जवाब दावे में एक बात नहीं की, लेकिन वो आगे चल के एविडेंस में इन चीफ में वो बात कर देता है, वो बयान करता है। जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, उसने अपनी कंप्लेंट में सोर्स ऑफ लाइट मेंशन नहीं किया, उसने अपनी 161 में सोर्स ऑफ लाइट को मेंशन नहीं किया, या इवन उसने कंप्लेंट में नहीं किया और 161 में मेंशन कर दिया सोर्स ऑफ लाइट को। उस सूरत में क्या होगा, ये इसे क्या कहेंगे, कोई दोस्त बता सकता है? एग्जैक्टली, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रा आपका हुआ माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि प्रॉपर मुझे जवाब मिल रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ये होती है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि ओरिजिनल बयान में मौजूद ना हो, दावे जवाब दावे में या 161 या कंप्लेंट में मौजूद ना हो। अब कैसे, ये बड़ा देखें स्क्रूटनी हम लोगों ने करनी है। मैं आ जाता हूँ कंप्लेंट की तरफ। कंप्लेंट में सोर्स ऑफ लाइट का जिक्र नहीं हुआ। कंप्लेंट क्योंकि विदाउट डिले होती है, डिले के अपने इफ़ेक्ट होते हैं। डिले पे हमारी प्रॉपर ये FIRs पे प्रॉपर वीडियोस हमारी मौजूद हैं। आप अफजल जदून लॉ कंपनी यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो उस पर आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको हमारी 200 के करीब वीडियोस मिलेंगी इन टॉपिक्स पे।
तो आप सोर्स ऑफ लाइट को उसने कंप्लेंट में नहीं कहा, लेकिन पुलिस वाले ने बता दिया कि आपने लाइट का जिक्र नहीं किया। 161 क्योंकि लिखते ही पुलिस वाले हैं या इन्वेस्टिगेशन लिख ली, प्रोसिक्यूशन लिख रही होती है, उन्होंने वहाँ सोर्स ऑफ लाइट का कर दिया जिक्र। फिर उसने इन चीफ में भी सोर्स ऑफ लाइट का जिक्र कर दिया। उस वक्त आप उस पर सवाल करेंगे कि ये दुरुस्त है कि आपने अपनी कंप्लेंट में सोर्स ऑफ लाइट का कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, अब आप आगे सजेशन देंगे कि ये इम्प्रूवमेंट है और ये कैसे, ये सिलसिला, ये थोड़ी देर तक मैं ये डिस्कस करता हूँ कि ये कैसे करनी है। अब यहाँ पे इस इम्प्रूवमेंट का आपको पता होना चाहिए। याद रखें, जो चीज़ आप एविडेंस में नहीं पूछेंगे वो चीज़ आप आर्ग्यूमेंट में डिस्कस नहीं करेंगे, कर सकते ही नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्या नहीं पूछना सबसे पहले। दूसरा ये है कि आर्ग्यूमेंट में जो जो चीज़ आप लेना चाहते हैं कि मैं इससे फ़ायदा लूँगा, फाइनल आर्गूमेंट में वो चीज़ें डिस्कस करना एविडेंस में ज़रूरी है, उसको आप लें। देखें, एक बहुत अच्छा केस होता है, उस पे जब एक बहुत अच्छा डिफेंस होता है, उस डिफेंस पे जब सवाल नहीं किया जाता तो उसका फ़ायदा नहीं लिया जाता है। उसको सवाल करना उस पर ज़रूरी है, हर एक पे सवाल करना भी ज़रूरी। मैं अर्ज़ किया कि इस तरह नहीं होता। अब और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जब आप जरा कर रहे हैं, अब मैं मिक्स कर रहा हूँ दोनों को, आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो याद रखें कभी भी कब, क्यों, कैसे, इनको अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। कब, क्यों, कैसे करना है इन चीफ में, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये होगी, आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कब, क्यों, कैसे का सवाल कोई भी पूछा तो वो उस पर एक्सप्लेन कर देगा। ये याद रखें। इसलिए आपने कभी भी कब, क्यों, कैसे से क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल स्टार्ट नहीं करना। क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछना कौन सा है? क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सवाल पूछना है जिसका 202% आपको यकीन हो कि जी इसका जवाब ये आना है। अगर आपको ज़रा भी शक हो कि इसका जवाब 50% भी आप आ जाए ना, या 99% के हो सकता है इसका जवाब ये वो दे जाए, वो सवाल कभी ना करें। मैंने कहा कि क्या नहीं पूछना, वो सवाल नहीं पूछना जिस पे आपके अंदर ना वो फौरी तौर पे घंटी बजे कि नहीं इस सवाल का ये जवाब आ सकता है। सिमिलरली आप जब डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये होता है कि आपको वो जवाब दे देता है। कुछ चीज़ों को देखें, ये बहुत बड़ा आर्ट है। कोशिश करें कि अपनी जरा को टू दी पॉइंट रखें, इशू वाइज रखें, फैक्ट वाइज अपनी जरा को रखें। हमारा ये होता है कि स्कैटर्ड होती है हमारी जरा, एक सवाल एक फैक्ट से पूछा, एक इशू से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरी से। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला है कि हम जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, फाइनल आर्गूमेंट जब कर रहे होते हैं तो उसमें हम कहते हैं जी पैरा नंबर फ़लाँ में ये फैक्ट, ये इशू जो है पैरा नंबर फ़लाँ में डिस्कस किया गया, इसका जवाब पैरा नंबर फ़लाँ में आ गया। उसके बाद फ़लाँ PW फ़लाँ उसकी पेज नंबर फ़लाँ पे ये इशू डिस्कस हुआ है। अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ने सिर्फ वहाँ पे वो नोट करना होता है। वो नोट करके मैं उमूमन आदतन मैं रिटन आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट में पेश करता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ कि इशू नंबर 1 सपोज मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के हवाले से मैं कहता हूँ पैरा नंबर फ़लाँ में का जवाब फ़लाँ में का, फ़लाँ इसमें का। अब कोर्ट सिर्फ वो वहाँ पे वो मैं नोट कर देता हूँ पैरा नंबर फ़लाँ में लाइन फ़लाँ। कोर्ट जब जजमेंट लिखवा रही होती हैं, वो जजमेंट लिखवाते लिखवाते वो एग्जैक्ट वहाँ पे जाती हैं, उन्हें जजमेंट में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी साइड पे उनकी तवज्जो ही नहीं किसी तरह भी जाती। अच्छा, इसमें यह है कि आप जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस में कंपाउंड क्वेश्चन आ गया, अच्छा इररेलेवेंट क्वेश्चन आ गया, और इसके बाद ये है कि इंसल्टिंग क्वेश्चन अलाउ कभी भी ना करें कि आपके क्लाइंट की दूसरा वकील इंसल्ट कर रहा हो। जहाँ पे ऐसा महसूस हो कि वो इंसल्ट कर रहा है, फौरी तौर पे ऑब्जेक्शन करें। हरास कर रहा है तो हरास ना करने दें। हरासमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्शन करें कि जी ये मेरे क्लाइंट को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पशंस होती हैं, प्रिविलेज्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रिविलेज्ड क्वेश्चन की भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये प्रिविलेज्ड है। मसलन हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस हैं, अब उनकी कोई कम्युनिकेशन है तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। सिमिलरली बहुत सारी, जैसे क्रिमिनल केस में आप ये नहीं, स्पाई इन्फॉर्मेशन की प्रिविलेज है पुलिस को, आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आप किस मुखबर ने आपको बताया, ये प्रिविलेजेस हैं। देखिए यहाँ से पता चलेगा कोर्ट को, यहाँ से ऑडियंस को ये पता चलेगा कि आपको लॉ का कितना पता है। आप प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जैसे ही सवाल पूछें, वकालत में
जो मज़ा आता है ना जी, वो उस वक्त आता है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, जज को भी पता हो कि ये इररेलेवेंट क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको खुद पता हो कि मैं कंपाउंड क्वेश्चन मैंने नहीं करना, ये आपका अपना एक फार्मूला सेट हुआ हो, उसमें ये होगा कि आप जब भी करेंगे कोर्ट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जजेस यकीन करें आपको छोड़ देंगे, जी ठीक है जी आप रिकॉर्ड करवाएं एविडेंस, खुद चले जाएंगे, उन्हें पता होगा कि ये ईमानदारी के साथ काम करेगा। ये ऑब्जेक्शंस जो हैं, हमें दोनों साइड्स पे अगर इन ऑब्जेक्शंस का पता होगा तो ये ऑब्जेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आई होप कि मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। और ये जो ऑब्जेक्शंस हैं इनकी हद तक भी अगर इसमें किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो वो हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे। अभी मुझे जो टारगेट दिया गया था उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से मुझे कहा गया था कि मैं डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से आपको बताऊँ। आर्टिकल 46 से कानून शहादत का 1984 का डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं कि ऐसा बयान जो किसी गवाह ने मरने से पहले दिया हो, करीबुल मर्ग जो बयान होता है उसको डाइंग डिक्लेरेशन आसान अल्फाज में ये कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन होती है, स्टेटमेंट होती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन, पूरी दुनिया में डाइंग डिक्लेरेशन को वेटेज दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये ऑनरेबल AIR 1925 है, वो मैं जजमेंट आपको दे दूँगा। उसमें डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो मरने वाला शख्स होता है वो यकीन किया जाता है कि वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन पंजाब साइड वो साइड है जिसमें मरने वाला लाजमी फंसा के जाता है। वो कहता है ये साजिश जिसने फंसना है सबको फंसा के जाता है। इसके लिए इसलिए इस जो पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है ये फार्मूला डाइंग डिक्लेरेशन का, वो उसमें बड़ी केयर करनी पड़ती है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है, उसको प्रूव करना भी उसी तरह ही मुश्किल होता है। डाइंग डिक्लेरेशन में देखें, मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपसे बातें इस हवाले से भी कर रहा हूँ कि जब हमें लॉ का और फैक्ट्स का पता होगा तब ही हम क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे। अब जैसे डाइंग डिक्लेरेशन का है तो डाइंग डिक्लेरेशन का हमें बेसिक्स पता होंगी ना कि इस पे लॉ क्या है और इस केस के फैक्ट क्या हैं, तो तब हम जाके जरा कर सकेंगे और जरा में प्रूव कर सकेंगे कि ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है बिलीवेबल नहीं है, ये मोतबर नहीं है, इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। वो कैसे होता है? वो ये होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कि वो सबसे पहले ये है कि ये रिकॉर्ड कौन करेगा। डाइंग डिक्लेरेशन दो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो तरह के लोग, यानी दो नहीं कह सकते, दो तरह के लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 1 मैजिस्ट्रेट और नंबर 2 पुलिस ऑफिशियल। 2 पुलिस ऑफिशियल, मिनिमम 2 पुलिस ऑफिशियल, उससे कम नहीं हो सकते। और पुलिस ऑफिशियल के लिए है कि गज़टेड पुलिस ऑफिशियल होने चाहिए। अब पुलिस ऑफिशियल में वो पुलिस ऑर्डर के तहत पुलिस कांस्टेबल से ऊपर जितना भी रैंक है वो ऑफिसर्स में आता है, वो ऑफिशियल्स में आता है। अब इसमें गज़टेड ऑफिसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब जहाँ पे गज़टेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट ना हो वहाँ पे कोई भी 2 पुलिस ऑफिशियल ये कर सकते हैं। गज़टेड जो ऑफिशियल हैं वो अलग डिफ़ाइन है, उसकी डिटेल आपको ज़रूरत पड़ी तो बता दूँगा। अब इसमें यह है कि जब आपके पास एक डिक्लेरेशन का आ गया, डाइंग डिक्लेरेशन का, तो सबसे पहली सिक्योरिटी आपने क्या करनी, देखनी है कि क्या ये प्रॉपरली जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उन्होंने इससे ये डाइंग डिक्लेरेशन नोट की है या नहीं, ये स्टेटमेंट किसने रिकॉर्ड की है। इसमें जो दूसरा फैक्टर होगा, अहम फैक्टर, जब तक सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा उस वक्त तक डाइंग डिक्लेरेशन की कोई अहमियत नहीं होगी। अब होता क्या है डाइंग डिक्लेरेशन में, डाइंग डिक्लेरेशन दी जाती है, वो पुलिस वाले लिखते हैं, वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट नहीं लिखते। आपने वहाँ पे सिर्फ देखना होता है, आईओ पे जरा कर रहे हैं आप, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन उन्होंने रिकॉर्ड की है, आप उस पे जरा में ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है कि आपने वहाँ पे मेडिकल। अब यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। अब सवाल पूछने की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वही सवाल जो है वो क्रिकेट में आपने देखा है ना, जब आप फुल टॉस फेंकते हैं, आप यॉर्कर मारते हैं तो समटाइम्स वो यॉर्कर फुल टॉस में चला जाता है और फुल टॉस के रिज़ल्ट आपको पता है कि वो बाउंड्री से बाहर बाल जाती है।
और जो गवाह पढ़ के आया हो, क्लाइंट ने मेहनत वकील ने की हो, उसमें तो रिज़ल्ट ही अलग होते हैं। तो वहाँ पे सवालात के, क्योंकि केस टू केस वेरी करता है, मैं अभी कोई ऐसे सवालात आपको नहीं बताना चाह रहा कि जो हमें ज़हन में बैठ जाएँ और खुदा ना खास्ता हम यॉर्कर की जगह फुल टॉस वहाँ पे मार दें। इसलिए मैं सिर्फ बेसिक लॉ जो है डाइंग डिक्लेरेशन का, उसके मुतलिक मैं कोशिश करता हूँ कि ये बन जाए। अब इसमें यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा, डाइंग डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का आप अगर प्रोसिक्यूशन साइड पे हैं तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वक़ूआ हो जाता है, आपको पता चलता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन हुई है, तो उस वक्त वो आप प्रोसिक्यूशन को, अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि जी यहाँ पे डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप डिफेंस साइड पे हैं तो डिफेंस भी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या क्या नहीं मिले। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हेयर से एविडेंस की एग्जाम्शन है। हेयर से एविडेंस, सुनी सुनाई शहादत काबिल कबूल नहीं होती, वो एविडेंस एक्ट ये कहता है कि सुनी सुनाई। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है, इसमें खुद तो नहीं देखा होता, इसमें तो उस बंदे ने बताया होता है कि मुझे, मेरे ऊपर हमलावर फ़लाँ थे, फ़लाँ ने मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट किया है। अब उसको सुन के आप ये बता रहे होते हैं। इसके लिए जहाँ ये इम्पोर्टेंट होता है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन में या प्रोसिक्यूशन के दौरान पहले करते हैं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसने दी है उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या थी। वो मेंटल कैपेबिलिटी आपको पता चलेगी कहाँ से, वो पता चलेगी मेडिकल सर्टिफिकेट से, जहाँ पे वो कहेंगे कि ये बंदा इस वक्त, ये जो इंजर्ड पर्सन है, ये इस वक्त फ़िट है अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने को। अब इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे एहतियात क्या ज़रूरी है कि क्या इस शख्स जिसने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, क्या इसको शिनाख्त में कोई, आइडेंटिफिकेशन में कोई गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई कि उनको। अब वहाँ पे जैसे शनाख्त पेड के हवाले से हम क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे वकील का कमाल होता है कि वो ये डिफेंस ले, वो ये क्रॉस एग्जामिनेशन में साबित करे कि जो ये स्टेटमेंट जिसने रिकॉर्ड कराई वो उस वक्त बंदों को पहचान नहीं सका। अब वो भी उसी तरह आएगा जैसे अंधेरे का फ़ायदा उठाया, जैसे रश का फ़ायदा उठाया, एक से ज़ायद लोग थे तो वो नहीं कर सका, जैसे फ़ायर करने वाले लोग 3 4 5 6 थे, अब ये नहीं हुआ कि इसको फायर किसका लगा। अब यहाँ से बेसिकली क्रिमिनल केस में हमें ये होता है कि डाउट क्रिएट करना होता है, एक डेंट डालना होता है उस केस में। ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ इसमें जो लॉ है वो असिस्ट करना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें ये एलिमेंट देखा जाता है कि कितनी देर के बाद डाइंग डिक्लेरेशन हुई है। उतनी देर में क्या इसे किसी ने ट्यूट तो नहीं किया, क्या इसको किसी ने पढ़ाया तो नहीं ये बयान, या किसी और का कहना तो नहीं। ये हमें साबित करना होता है कि ऐसा जब हुआ, फ़लाँ शख्स इसके साथ था जिस शख्स ने उसे ट्यूट किया हो। इसी में डिले जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें होता है। डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से कोई फॉर्म नहीं है कि इस फॉर्म पे डाइंग डिक्लेरेशन हो। डाइंग डिक्लेरेशन एक सिंपल पेज पे भी रिकॉर्ड की जा सकती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास फॉर्म पे ये डाइंग डिक्लेरेशन ली जाए। इसमें यह है कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो और स्ट्रॉन्गली इस तरह प्रूव हो जाए तो इस पे कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है और इस पे कन्विक्शन, इसकी बेस पे भी कन्विक्शन दी जा सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है वो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। जब तक उसको सपोर्टिव चीज़ें दीगर ना सपोर्ट कर रही हों उस वक्त नहीं हो सकता। मिटिगेशन में डाइंग डिक्लेरेशन जैसे होता है, अभी 2013 SCMR में खोसा साहब की जजमेंट है, उसमें ये हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन में कैपिटल पनिशमेंट दे दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको मिटिगेट करके उसको कन्वर्ट कर दिया उम्र कैद में। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस वजह से इसे एक्विट कर दिया गया कि एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट उसका साथ नहीं लगा हुआ था और बाकी भी उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन इतनी अच्छी हुई थी कि उस क्रॉस एग्जामिनेशन में वो यानी बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट उस पर बिलीव नहीं किया गया। तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है
वो एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है जो कि हेयर से एविडेंस की एक्सेप्शन है, और इस पे सिर्फ वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में किया जा सकता है। और इसको भी ये सारा मैटर फिर वो बात आती है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपर हो जाए तो एक्विट भी हो सकता है और इसमें कन्विक्ट भी हो सकता है। अब इसे इसमें इसके आगे जो अगला है प्ली ऑफ एलिबाई, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्ली ऑफ एलिबाई से मुराद ये है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया हो वो ये कहे कि मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। प्ली ऑफ एलिबाई ऑर्डर 24 है कानून शहादत का, उसमें ये सारा डिफ़ाइन किया गया है। प्ली ऑफ एलिबाई कब ली जाती है? ये ली जाती है अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे। जब भी किसी पे इल्ज़ाम लगे कि फ़लाँ शख्स ने ये वारदात की है, वो जब आएगा तो वो आके अर्लियर अपॉर्चुनिटी में करेगा। ये याद रखें, जैसे प्री अरेस्ट मूव करते हैं, हमारे पास एक क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है, उसका डिफेंस ही ये होता है कि मैं मौके पे मौजूद नहीं था। हम प्री अरेस्ट में अगर उसका ये नहीं लेंगे तो इट मीन्स कि हम उसके इस राइट को ज़ाया कर देंगे। ये राइट, वो प्री अरेस्ट, देखें फ़र्क होता है आफ्टर अरेस्ट और प्री अरेस्ट में। हमें प्री अरेस्ट, मैंने उसके लिए हमारी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है कि प्री अरेस्ट में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। ये डिफेंस अगर प्री अरेस्ट में नहीं लिया गया और लेटर ऑन आके उसने ये डिफेंस ले लिया, तो इस डिफेंस को प्रूव करने में ये डाउट क्रिएट हो जाएगा कि जी ये नहीं था। तो इसमें जब भी आपने प्ली ऑफ एलिबाई लेनी है तो वो प्ली ऑफ एलिबाई का ग्राउंड आप कोशिश करें कि आप दोनों साइड से देख लेते हैं ना। आप अगर प्रोसिक्यूशन साइड से हैं तो उस वक्त आप ये इसी चीज़ को आप अपने यानी यूज़ कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप उससे सवाल करते हैं। वो सवाल क्या होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में? ये दुरुस्त है कि आपने मोरखा फ़लाँ को कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत करवाई। अब वो उससे डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो रिकॉर्ड कैसे आपके पास उसकी कॉपीज़ होंगी। ये दुरुस्त है कि कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत पे दस्तखत और अंगूठा आपका है। अब जब वो कहेगा जी कि वो भी डिनाई नहीं कर सकता, एक टेस्टेड डॉक्यूमेंट है कोर्ट का और बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो भी नहीं कर सकता। अब उसके बाद फिर आपका सवाल उस पर आएगा। ये दुरुस्त है कि आपने इस डॉक्यूमेंट के प्री अरेस्ट के अंदर आपने प्ली ऑफ एलिबाई की प्ली नहीं ली। अब ये इससे वो किसी सूरत में अगर सपोज़ वो कहता है तो आप उस वक्त कन्फ्रंट कराते हैं डॉक्यूमेंट। कन्फ्रंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एविडेंस का। आप उसे कन्फ्रंट कराते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो आपकी पिटीशन है, ये वही पिटीशन है जो आपने फ़ाइल की थी, ये निशान अंगूठे आपकी हैं, ये दुरुस्त है, इसमें नहीं। अब वो कहता है जी कि नहीं मैंने करवाई थी। उस वक्त आप कहेंगे कि इस मौके पे तकाबुल कराया गया, कन्फ्रंट कराई गई, ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। हम एग्ज़िबिट जब लगाते हैं, एग्ज़िबिट में एग्ज़िबिट P1 होता है, एग्ज़िबिट D1 होता है, एग्ज़िबिट C1 2 3 4 होता है। P1 हो गया प्लेंटिफ की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, D1 हो गया डिफेंडेंट की तरफ से, C1 हो गया जब कोर्ट विटनेस आएगा तो वो लगाएगा वहाँ पे। अब मैंने देखा कि मैं पिछले दिनों इस पे हमारी कोर्ट आर्गूमेंट है, रिकॉर्डेड कोर्ट आर्गूमेंट, यानी कि इवन के ऑनरेबल जज साहिबा को भी कन्फ्यूजन थी इसमें कि देखें दो डॉक्यूमेंट हैं पार्टीज़ की तरफ से। एक तो कन्फ्रंट हो गया, एक डॉक्यूमेंट उसने खुद पुट किया, उसकी पोजेशन में था, उसने दे दिया। दूसरा डॉक्यूमेंट दूसरे ने आगे दे दिया। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी क्लाइंट, किसी गवाह पे कन्फ्रंट कराया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट कैसे लिखा जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिखते हैं? एग्ज़िबिट P1, एग्ज़िबिट D1, एग्ज़िबिट C1। अब एक डॉक्यूमेंट सपोज़ इसी में आ गया कि मैंने प्री अरेस्ट पे उसे कर दिया जी कि आपने ये किया था, मैंने ये जब कराया। अब ये होगा कि ये डॉक्यूमेंट पेश कौन कर रहा है? ये डॉक्यूमेंट मैं पेश कर रहा हूँ जो कि डिफेंस प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब मैं जब उस पर ये इस पर हम करेंगे, उसने प्ली ऑफ एलिबाई, याद रखें प्ली ऑफ एलिबाई, अब ज़हन में सवाल आता होगा कि मैं कैसे सवाल करूँगा। प्ली ऑफ एलिबाई जो होती है ना, वो प्रूव करना ज़िम्मेदारी होती है अक्यूज़्ड की।
अदरवाइज़ प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है ना। प्री एफ एलिबाई एक्यूज़ की जिम्मेदारी होती है, वो कहता है जी कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी सिचुएशन में जब वो 342 के बाद विटनेस बॉक्स में आता है, विटनेस बॉक्स पे आप उस पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, इसी डॉक्यूमेंट को मैं कन्फ्रंट कराने के लिए छोटा सा जो कन्फ्यूजन है, शायद इसके बाद हमें मौका ना मिले, वो ये है कि आप जब उस पर पुट करते हैं किसी पे भी, उसको पुट करके लिखने का तरीका क्या है। वो लिखने का तरीका है कि एक डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं प्लेंटिफ का वकील हूँ, मैंने ये डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट के विटनेस को कोई भी डॉक्यूमेंट उस पर पुट कराया कि ये एग्रीमेंट इस पर साइन, जिसको वो डिनाई कर रहा है उसको मैं ये करा रहा हूँ, एक एग्रीमेंट कन्फ्रंट करा रहा हूँ, वो एडमिट कर जाता है कि इसके साइन मेरे हैं। अब यहाँ पे PW1 तो लिखा गया, DW1 भी। अब इस डॉक्यूमेंट को, जो कि मैं डिफेंडेंट या प्लेंटिफ का विटनेस हूँ और मैं अपने मुखालिफ गवाह को ये कन्फ्रंट करा रहा हूँ, ये नोट कैसे किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट किया जाएगा एग्जिबिट P1, D1, C1 जो भी है, अवर PW1, PW2, PW3 या जो भी हो आपका विटनेस है, उस पे अवर वो करके के होगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, एग्जिबिट D1 है, ये डिफेंडेंट विटनेस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये कन्फ्रंट किस पे कराया गया, अवर PW1, ठीक है। ये इस तरह अवर करके लिखेंगे। अब होगा क्या कि जब आप आर्ग्यूमेंट में ये पढ़ रहे हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था, किस पे पुट कराया गया, उस वक्त आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएगा और वहाँ पे कोर्ट पढ़ लेगी कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट जो था ये पेश तो इस पार्टी ने किया, लेकिन ये कन्फ्रंट फलां विटनेसेस को करवाया गया। ये नोट किया करें। ये क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर इसको ना भी किसी को समझ आए बाद में मुझे वो बता दे, मैं उसे ना लिख के ये बता दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम एविडेंस में गलती कर जाते हैं, बाद में हमारा मुखालिफ जिसके ख़िलाफ़ हमने पेश किया वही कह रहा होता है जी ये तो मैंने पेश किया जी, ये डॉक्यूमेंट, ये देखें ये तो मेरा डॉक्यूमेंट है। दूसरा कहता है ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब कोर्ट ये डिफाइन नहीं कर पाती इसमें कि ये डॉक्यूमेंट अगर किसी भी पार्टी का, तो ये पुट किस विटनेस पे हुआ है। तो जो भी विटनेस होगा उसका भी नंबर लिखेंगे, उस पर वहाँ पे ये इस तरह पुट कर दिया जाएगा। तो प्ली ऑफ एलिबाई के लिए अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे आपने प्ली ऑफ एलिबाई लेनी है। प्ली ऑफ एलिबाई के लिए ज़रूरी है कि एंटर सी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ अकरेंस और वहाँ पे वो जो कह रहे हैं मैं मौजूद था। सपोज़ वो जो ये कह रहे हैं जी कि मैं तो कोर्ट्स में खुदा नास्ता कोई वाक़या हो जाता है, वो कहता है जी मैं तो टेक्सला बाज़ार में मौजूद था। अब मुझे बताएं कि ये प्ली ऑफ एलिबाई स्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबल है कि जो इसका ड्यूरेशन था उसमें वहाँ से आया हो, उसने ये वारदात की और चला गया हो। प्ली ऑफ एलिबाई के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका डिस्टेंस ऐसा हो कि नेचुरली वहाँ पे पहुँचना इम्पॉसिबल हो। जैसे टेक्सला में एक वक़ूआ हुआ और वो पिंडी में अपने ऑफिस में मौजूद था और पिंडी में अपने ऑफिस में मौजूद हुआ। अब इसको प्रूव कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्ली ऑफ एलिबाई ले लेते हैं लेकिन इसको प्रूव नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये होती है, आप अगर प्री रेस्ट पे वो वीडियो देख लेंगे उस पर आपको बड़ा ब्रीफली पता चल जाएगा कि हमने प्री रेस्ट का मकसद क्या है। इसको याद रखें कि ये कोर्ट में प्रूव नहीं करना। मैंने देखा अक्सर केसेस में कि कोर्ट में आके लोग एफिडेविट जमा करवा रहे होते हैं बेल स्टेज पे और आके कोर्ट को कहते हैं जी कि हम तो मौजूद नहीं, ये 15 बंदों के। आपने प्रोसिक्यूशन के पास जाके अपनी प्ली ऑफ एलिबाई प्रूव करनी है। एक बात रह गई, वो ये फ़र्क क्या है प्री रेस्ट में और आफ्टर रेस्ट में। आफ्टर रेस्ट को क्यों नहीं क्लेम कर सकते? क्योंकि वो बंदा जेल में होता है, उसके सिग्नेचर नहीं होते। प्री रेस्ट को क्यों आप यूज़ कर सकते हैं? प्ली ऑफ एलिबाई प्री रेस्ट में क्यों ली जाती है? इसलिए कि प्री रेस्ट में जो कुछ होता है वो समझा जाता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन पे लिखा और आपके उस पर साइन भी मौजूद हैं, आपका निशान अंगूठा भी उस पर मौजूद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम इग्नोर कर जाते हैं और होता ही है कि इतना मजबूत डिफेंस होता है जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते। इसको प्रूव करने का तरीका है कि जैसे ही आपने ये प्ली ली, आप प्रोसिक्यूशन के पास बेल करवाने के बाद आप प्रोसिक्यूशन के पास जाएंगे, आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे SHO के नाम या किसी भी सुपीरियर के नाम और लिखेंगे एप्लीकेशन और बताएंगे, उसमें बताएंगे फैक्ट कि मैं तो इस वक्त में फ़लाँ जगह मौजूद था और फ़लाँ जगह मेरे साथ फ़लाँ लोग मौजूद थे। उन लोगों के एफिडेविट बनाएंगे, वो फ़ाइल बनाएंगे और फ़ाइल बना के वो वहाँ पे जमा करवाएंगे आप। ये अलग बात में भी आप जमा कराएं, आपसे प्रोसिक्यूशन एग्री नहीं करती। आपको प्ली ऑफ एलिबाई का फ़ायदा सिर्फ उस वक्त होगा जब प्रोसिक्यूशन आपसे एग्री करेगी। अगर प्रोसिक्यूशन आपसे एग्री नहीं करती तो हो सकता है आपको प्री रेस्ट में इसका बेनिफिट ना मिले, लेकिन आफ्टर रेस्ट में आप फर्दर इंक्वायरी का केस बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
फर्दर इंक्वायरी क्या है वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर भी आप वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लेंगे। आप प्री रेस्ट में और आफ्टर रेस्ट में यहाँ पे जब आप वहाँ पे गए, आपने एफिडेविट दिया विटनेसेस के, आपने वहाँ पे साबित करना है। बिलीव करना डिसबिलीव करना अलग है। अब उन्होंने आप पे बिलीव नहीं किया और उन्होंने कहा नहीं जी ये बंदा यहाँ पे मौजूद था। याद रखें, आपने अगर प्ली ऑफ एलिबाई नहीं ली और प्रोसिक्यूशन के पास ये प्ली आपकी नहीं गई विद आपके प्रूफ, आप क्रॉस एग्जामिनेशन में इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। प्रोसिक्यूशन में जब आईओ आता है, आईओ आके एविडेंस देता है और वो कहता है मौजूद है, उस वक्त आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि इसने एप्लीकेशन दी थी और इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये मौके मौजूद नहीं है। वो कहते हैं जी इसने कोई एप्लीकेशन मुझे नहीं दी, SHO ये कहता है। अब उसके अगेंस्ट आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, आप उसको कैसे रिकॉर्ड में ला सकते हैं, वो प्री रेस्ट वाली आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें प्रूव हो जाएगा। हमारे यहाँ अक्सर केसेस में कन्विक्शन या एक्विटल इस वजह से हो जाता है कि हम उस केस को प्रॉपर उसका डिफेंस प्रूव नहीं कर पाते। प्ली ऑफ एलिबाई के हवाले से एक बहुत अहम फैक्टर है। देखें, क्रिमिनल केस में कोई भी मुल्ज़म वो 1000 डिफेंस ले सकता है, यानी उस पर पाबंदी नहीं है कि आप ये डिफेंस लेंगे तो ये आप डिफेंस नहीं ले सकते। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उसके 99 या 100 डिफेंसेस जो है वो डिसबिलीव कर दे कोर्ट, लेकिन एक डिफेंस प्ली ऑफ एलिबाई में नहीं लिया जा सकता, वो है सेल्फ डिफेंस की प्ली। आप दोनों प्लीज़ इकट्ठी नहीं ले सकते। सेल्फ डिफेंस में आपने कहा जी मैं तो लाहौर में था, मैं पिंडी में था ही नहीं, फिर आप दूसरा ये प्ली ले रहे हैं, वो कहते हैं जी कि ये मैंने इसलिए से फायर मारा कि ये मुझे मारने लगा था, ये एग्रेसर था। यानी ये दोनों आपस में तजाद हैं। आप अगर सेल्फ डिफेंस प्ली ले लेंगे तो प्ली ऑफ एलिबाई आपकी उड़ जाएगी। तो ये याद रखें कि इस केस में ये एक्सेप्शन जो है कि प्ली ऑफ एलिबाई आप इस तरह इस केस में नहीं ले सकते। प्ली ऑफ एलिबाई में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अक्यूज़्ड के ज़िम्मे आती है कि अक्यूज़्ड को ज़िम्मा है कि अक्यूज़्ड इसको प्ली ऑफ एलिबाई को वहाँ पे प्रूव करे। अब इसमें मैं सिर्फ एंड पे आपको 4 बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली, ज़ाहिर है एक वन गो में सारी नहीं हो सकती। तो इसमें जो ऑनेस्ट टू प्रूफ होता है वो मैंने बताया कि सिविल में शिफ्ट होता रहता है, क्रिमिनल में ऑनेस्ट टू प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है, लेकिन क्रिमिनल में भी 4 एक्सेप्शंस हैं कि 4 एक्सेप्शंस अगर आप लेंगे उनमें ऑनेस्ट टू प्रूफ प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट होकर आपके ऊपर आ जाएगा। उनमें मैंने बताया कि पहली जो एक्सेप्शन है वो प्ली ऑफ एलिबाई है। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि कोई बंदा कहता है जी कि मैं मेंटली डिसऑर्डर्ड हूँ, मेरा ज़हनी कैफियत नहीं है, मैं पागल हूँ, इनसेन हूँ, ये भी प्ली प्रूव करना जो है वो मुल्ज़म की ज़िम्मेदारी होती है। जब वो ये डिफेंस लेता है वो ये भी कर सकता है। सडन प्रोवोकेशन की प्ली अगर आप लेते हैं वो भी साबित करना ज़िम्मेदारी होती है मुल्ज़म की ही, वो ही साबित करता है कि मैंने उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मैंने ये काम किया। इसमें मफकूदुल ख़बर यानी मिसिंग पर्सन जो 7 साल से गायब हो, ये प्ली भी अगर लेनी है तो ये 4 प्लीज़ जो हैं ये अदरवाइज़ ज़िम्मेदारी जो है अक्यूज़ के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। मैंने कोशिश की कि इसमें एविडेंस के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ज़िक्र करना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि वन गो में इतना पॉसिबल भी नहीं होता, अल्लाह ने मौका दिया तो स्पेसिफ़िकली फिर किसी वक्त हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे भी हम इंशाल्लाह इसके बाद भी डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद बस जो एविडेंस के हवाले से मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि एविडेंस बहुत अहम टूल है। मेरा कंक्लूडिंग जो सेंटेंस होगा तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत यही है कि अपने केस को प्रॉपर वेल ड्राफ्ट करें, फैक्ट शीट बनाएं और फैक्ट शीट बनाने के बाद अपने क्लाइंट को प्रॉपर तैयार करके लेके जाएं। और यकीन करें कि जितने केसेस में ये देखा है मेरे पास, मैंने जितने केसेस पे क्रॉस किया, मुझे यही नज़र आया कि ये क्लाइंट इसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, यानी मेरा मुखालिफ जो क्लाइंट है उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है कि उसको वकील साहब तैयार करके ही नहीं लाए। एक मैंने अर्ज़ की, मैं आपको बताऊं, अब अल्लाह का शुक्र है, एक वैसे अल्लाह ने एक भरम लोगों में भरम बना दिया हुआ है। वो ये कि जब मेरे अगेंस्ट अक्सर यंग लॉयर्स आते हैं, वो आते हैं उनके जहन में होता है यार इससे सब कुछ पता होगा। यकीन करें समटाइम्स कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होती, और हो सकता है वो आपकी प्रिपरेशन उस पर बहुत अच्छी हो, और हो सकता है कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं वहाँ पे फ़ायदा उठा जाऊँगी, इसे पता कुछ नहीं, इसे नहीं पता कंपाउंड क्वेश्चन क्या है, तो मैं कंपाउंड क्वेश्चन शुरू कर दूँ।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश करें और अपने क्लाइंट के साथ जाएं। यकीन करें आपको इतना मज़ा आएगा जैसे ही आप अपने वकील को चलने नहीं देंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा